नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय है हिंदी, कक्षा ए में, द्वितीय सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक साहित्य सिद्धांत पाश्चात्य। उप विषय सिद्धांत और वाद, अस्तित्ववाद। प्रोफेसर निरंजन कुमार सहाय, मानविकी संकाय। एमए दूसरे सेमेस्टर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र परिचय के अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक सिद्धांतों के आलोक में हम लोग अस्तित्ववाद पर बात करने जा रहे हैं। अस्तित्ववाद से संबंधित विभिन्न पक्ष, जैसे अस्तित्ववाद क्या है, उसका कला और साहित्य पर किस रूप में प्रभाव पड़ा, साथ ही हिंदी में अस्तित्ववादी दर्शन के क्या रूप नजर आए, इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। अस्तित्ववाद यूरोप की एक अपेक्षाकृत आधुनिक दार्शनिक एवं साहित्यिक चिंतन पद्धति है। यह मूलतः दार्शनिक सिद्धांत है। इस वैचारिक विश्लेषण पद्धति के उद्गम स्रोत जर्मन दार्शनिक हसरेल तथा हाइडेगर और डेनिश चिंतक कीरकेगार्ड हैं। इन विभिन्न चिंतकों के मतवादों का संघटन वर्तमान युग में फ्रांस में हुआ, जहां अस्तित्ववाद को साहित्यिक ख्याति ज्यां पाल सार्त्र 1905 के माध्यम से 1943 ईस्वी के आसपास मिली। अस्तित्ववाद को सम्यक रूप से समझने के लिए विभिन्न बातों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि अस्तित्ववाद का मूल सिद्धांत क्या है। जयपाल सार्त्र ने एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में विस्तार से अस्तित्व पर विचार किया है। अस्तित्ववाद का मूल सिद्धांत यह है कि अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है, अर्थात जहाँ तक मनुष्य का सवाल है उसका अस्तित्व पहले आता है और उसका सार या व्यक्तित्व बाद में। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। उनमें न केवल आकृति, स्वभाव आदि का फर्क होता है, बल्कि बुनियादी विरोध भी होता है। यह सार्वभौम भिन्नता और विरोध इस बात का संकेत करते हैं कि मनुष्य उस अर्थ में पूर्व निर्धारित नहीं होता जिस अर्थ में उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं, जैसे कैंची या अन्य कोई सामान। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करता है। किसी दैवी शक्ति से उसके स्वभाव आदि का निर्माण नहीं होता। अस्तित्ववाद इस मुद्दे पर मार्क्सवादी सिद्धांत का विरोध भी करता है कि परिस्थितियां मनुष्य का निर्माण करती हैं। सार्त्र का सिद्धांत मनुष्य की पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करता है और उसी को अपना निर्माता मानता है। सार्त्र मानते हैं व्यक्ति वह है जो अस्तित्व में है, पर वह वास्तविक मनुष्य तब बनता है जब वह अपने होने यानी बीइंग का अर्थ खोज लेता है। उसका अर्थपूर्ण होना रेने देकार्त के विचारवान मनुष्य होने से अलग है। विचार मन से ताल्लुक़ रखते हैं और वे मन और देह में विभेद पैदा करते हैं। सार्त्र विचार को समग्रता में देखते हैं। मनुष्य पहले अपने होने के बोध तक आता है, फिर इस बोध के अंदर से वह मूल्यों एवं परम अर्थ के रूप में अपने अस्तित्व के मूलभूत तत्व को पा लेता है। दूसरा जो विचार है अस्तित्ववादी दर्शन को समझने के लिए, उसे हम पूर्ण स्वतंत्रता पद के अंतर्गत समझ सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत की स्थापना के कारण ही सार्त्र अस्तित्ववादी दर्शन को सच्चे अर्थों में मानवतावादी दर्शन की संज्ञा से नवाजते हैं। मनुष्य की पूरी गरिमा, उसके पूरे कृतित्व की स्वीकृति का अर्थ यही है कि उसे समस्त प्रकार की पराधीनता से मुक्त कर दिया जाए, उसे बाह्य एवं कृत्रिम अंकुशों से मुक्त कर दिया जाए। इस अर्थ में वह संपूर्ण दृष्टि में विशिष्ट है और यही विशिष्टता उसे सृष्टि के केंद्र में प्रतिष्ठित करती है। यह पूर्ण स्वतंत्रता या पूरी स्वाधीनता, जिसमें मानव किसी सिद्धांत, आदर्श या मूल्य के पालन के लिए बाध्य नहीं है, अस्तित्ववादी दर्शन की धुरी है। एक अन्य पद है चयन का दायित्व अस्तित्ववादी दर्शन को समझने के लिए। आइए समझते हैं चयन का दायित्व क्या है। अस्तित्ववादी दर्शन सामाजिक उत्तरदायित्व बोध के बनिस्पत व्यक्तिवादी उत्तरदायित्व बोध का उल्लेख करते हैं। प्रतिपल व्यक्ति को इस उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है, जो एक बड़ा कठिन कार्य है।
चयन की समस्या इसी दायित्वबोध से संबद्ध है। हर समय व्यक्ति के समक्ष चयन की समस्या रहती है। सार्त्र इस कर्म को व्यक्तिपरक मानते हुए भी उसके सामाजिक संदर्भों की चर्चा करते हैं। वे मानते हैं जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय करता है तो वह अपने आप को ही नहीं बल्कि वह मानवता को भी उस निर्णय से बांध देता है। इस संदर्भ में सार्त्र ने एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में टिप्पणी करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रत्येक बात इस रूप में घटित होती है मानो सारी मानवता उस पर दृष्टि गड़ाए हुए है और जो वह करता है उनके द्वारा वह भी निर्देशित होती है। हर एक आदमी को अपने आप से कहना चाहिए, क्या सचमुच मैं इस प्रकार का आदमी हूँ जिसे ऐसी रीति से काम करने का अधिकार है कि मानवता मेरे कर्मों के द्वारा अपना मार्ग निर्देशन करे? और यदि वह अपने आप से यह नहीं कहता तो वह अपनी पीड़ा को दबा रहा है। इन्हीं सार्थ की तर्क पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय संगत है। संगति का आधार स्वयं व्यक्ति है। अस्तित्ववाद का एक अन्य संदर्भ है पीड़ा और एकाकीपन की अवधारणा। सार्त्र के अनुसार एकाकीपन मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। जो व्यक्ति किसी सामाजिक धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखता है उसके लिए निर्णय आसान हो जाता है। जैसे धार्मिक व्यक्ति के पास एक पूरी आदर्श पद्धति निर्धारित है, उसके आलोक में वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। जिस व्यक्ति के पास बाहरी मूल्यों का आलोक नहीं है, नहीं कोई बाहरी निर्देश या सिद्धांत है और जिसे केवल स्वयं ही अपने विवेक पर भरोसा करना होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई हो, उसके लिए फैसला लेना एक जोखिम भरा काम होता है। यह उसकी पीड़ा का कारण है। यह पीड़ा प्रतिपल निर्णय करने की पीड़ा है। इन स्थापनाओं के कारण अस्तित्ववादियों की खूब आलोचना हुई। आलोचकों ने यह कहा कि अस्तित्ववाद समर्थक बुद्धिजीवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए यह सिद्धांत वैसा ही व्यक्तिवाद का उच्छृंखलता का पोषक बना जैसे कि अभिव्यंजनावाद बना था। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से साहित्य में शिल्प संबंधी मनमानेपन को प्रेरणा मिली एवं सार्थ के अस्तित्ववाद ने साहित्य में काव्यगत मनमानेपन की प्रेरणा दी, ऐसा आलोचकों का कहना है। अस्तित्ववादी दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वरीय विधान को भी वह स्वीकार नहीं करता, किसी भी समाज या व्यवस्था से उत्पन्न संबंध के नियंत्रण को नहीं मानता। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति एकाकी है, बेसहारा है, उसे अपना रास्ता खुद बनाना है। अस्तित्ववादी दर्शन व्यक्ति को पूरी तरह आत्मकेंद्रित मानकर चलता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी अंतरंग संबंध की स्थिति अस्वीकार्य हो जाती है। न सिर्फ व्यक्ति ईश्वर से बल्कि बाह्य व्यवस्था से भी कट जाता है, वह अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों से भी कट जाता है। पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ है। इसलिए सार्थ कहते हैं कि मानव स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, स्वतंत्रता ही उसका अभिशाप है। इसी बात को अस्तित्ववादी दर्शन एक रूपक के द्वारा व्यक्त करते हैं। व्यक्ति की स्थिति द्वीप के समान है। जिस प्रकार सभी द्वीप एक सागर में होते हुए भी एक दूसरे से कटे हुए हैं, उसी प्रकार अनेक व्यक्ति एक समाज में रहते हुए भी एक दूसरे से असंबद्ध हैं और अपने आप में एक इकाई की तरह है। एक अन्य पद है जो अस्तित्ववादी दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है समझना, वह है मूल्य की समस्या। अस्तित्ववाद ने सबसे अधिक मूल्य की समस्या पर विचार किया। इस दर्शन ने प्राचीन मूल्यों का विरोध तो किया ही, साथ ही मूल्यों के शोध की एक नई दृष्टि भी दी। यह दृष्टि आत्मकेंद्रित दृष्टि है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है, उसकी निजी उपलब्धि है। अगर मनुष्यों के मूल्यों में कहीं समानता दिखाई देती है तो उसका कारण कोई व्यवस्था नहीं बल्कि एक संयोग है। विविध व्यक्तियों ने निजी रूप से मूल्यों की खोज की है। व्यक्ति को अपने जीवन का स्वयं निर्माण करना होता है, अपने जीवन को खुद ही बनाना पड़ता है। आइए समझें अस्तित्ववादी दर्शन का साहित्य पर किस रूप में प्रभाव पड़ा। अस्तित्ववादी रचनाकार काल्पनिक साहित्य सर्जन में विश्वास नहीं करते। उनकी दृष्टि में साहित्य जीवन के दैनंदिन संघर्षों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। मानव की मुक्ति में उनकी अटूट आस्था है। इस साहित्यिक परंपरा की शुरुआत सार्त्र करते हैं।
सार्थ की सभी रचनाएं फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुदित हो चुकी हैं। कलात्मक दृष्टि से इन कैमरा, द फ्लाइज, रेस्पेक्टेबल प्रोस्टिट्यूट, लूसीफर एंड द लॉर्ड आदि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। अल्बेयर कामू, काफ्का अन्य उल्लेखनीय अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य में अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव मूलतः अज्ञेय और निर्मल वर्मा पर पड़ा। अज्ञेय ने हाइडेगर के ज्ञान बोध संपन्न मनुष्य के होने की स्थिति को ज़्यादा करीब से समझा, वहीं निर्मल वर्मा सार्त्र के कर्मगत चुनाव के द्वंद्व दुविधाओं के संसार में ज़्यादा गहरे उतरते हैं। अज्ञेय के साहित्य में अस्तित्ववाद सांस्कृतिक आत्मबोध उपलब्ध करने वाले प्रामाणिक मनुष्य की खोज के लिए है, जबकि निर्मल वर्मा की साहित्यिक दुनिया सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की संभावनाओं से उपजे अंतर्द्वंद्व को जमीन के रूप में उभारने का प्रयास करती है। अज्ञेय की 3 रचनाएं अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है, असाध्य वीणा जो लंबी कविता है और उत्तर प्रियदर्शी नाटक, साथ ही एक और कविता है उनके अस्तित्ववादी दर्शन के नदी के द्वीप कविता को हम लोग याद कर सकते हैं। उनके अस्तित्ववादी दर्शन के इन विभिन्न रूपों को हमारे सामने उभारती है। शेखर एक जीवनी उपन्यास स्पष्ट करता है कि अज्ञेय मनुष्य में स्वतंत्र चुनाव की संभावनाओं को व्यक्तित्व के विशिष्ट रूप से उपजी अवधारणा की तरह स्वीकार करते हैं और देखते हैं। निर्मल वर्मा के साहित्य में अस्तित्व का संकट समकालीन परिवेश या आधुनिकता की जो उपजी स्थितियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। यह संकट मनुष्य को सोए हुए से जगाकर अपने आप को खोजने की आवश्यकता पर बल देता है और व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा कर देता है। अपने होने का अर्थ खोजने के सिवाय मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता निर्मल वर्मा की रचनाओं में। इस तरह अस्तित्व का संकट निर्मल वर्मा के साहित्य में सभ्यता के बुनियादी संकट के रूप में दिखाई पड़ता है, जहाँ मनुष्य को खुद को चुनना पड़ता है। यह न चुने तो वह नष्ट हो जाएगा, निर्मल वर्मा का ऐसा मानना है। और जब मनुष्य खुद को चुनता है तब वह नष्ट होने से बच सकता है, चाहे वह 1.5 इंच ऊपर का नायक हो या परिंदे की नायिका, या अंतिम अरण्य में आखिरी सफ़र की तैयारी के लिए आत्म की ओर मुड़ा प्रामाणिक मनुष्य हो। निर्मल वर्मा और अज्ञेय की रचनाओं में अस्तित्ववादी दर्शन सबसे ज़्यादा बेहतरीन रूप से उभरता हुआ नजर आया। इस तरह से हम लोगों ने अस्तित्ववादी दर्शन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया।